हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नोटबुक आईएएस में। जैसा कि हम लोग कल से शुरू किए हैं सीरीज बीपीएससी पीवाईक्यू का पॉलिटी सेक्शन का, हम लोग सुनने देखा कल संविधान के स्रोत से कि कहाँ कहाँ से संविधान सभा से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, पिछले प्रीवियस ईयर्स में कैसे कैसे क्वेश्चन बीपीएससी आयोग के द्वारा पूछे गए हैं, उस पर हम लोगों ने चर्चा किया था और विस्तृत एनालिसिस किया था हम लोगों ने। वैसे ही आज हम लोग दूसरे क्रम में आज हम लोग जो प्रीवियस ईयर्स में शेड्यूल से, अनुसूची से, संविधान में अनुसूचियों से और प्रस्तावना से, संविधान की प्रस्तावना से जो प्रश्न पूछे गए हैं बीपीएससी के द्वारा पिछले 10 वर्षों में, उस पे जो प्रश्न का ट्रेंड रहा है बीपीएससी का, आयोग का, उसके बारे में हम लोग उस प्रश्नों के बारे में विश्लेषण करेंगे, उन प्रश्नों को पूर्ण रूप से एनालिसिस करेंगे हम लोग। तो चलते हैं हम लोग आज का जो हम लोगों का है, हम लोगों को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है उसके बारे में मैं बता दूं कि हम लोगों को पढ़ना है और क्वेश्चन करना है आज का। कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आज रहेंगे आपके? तो आज क्वेश्चन रहेंगे आपके प्रियम्बल से, प्रस्तावना या उद्देशिका, संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका से पहला टॉपिक ये रहेगा। दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा अनुसूचियों से, शेड्यूल। तो दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा शेड्यूल से। तो इस पर जितना आयोग, बीपीएससी आयोग जो है, प्रश्न आज तक पूछा है पिछले 10 वर्षों में बीपीएससी के द्वारा प्रीलिम्स परीक्षाओं में, उस पे हम लोग आज विस्तृत एनालिसिस करेंगे इसका। तो हम लोग पहले देखेंगे, जैसा कि मैं कल बताया भी था पिछले वीडियो में, कि प्रस्तावना या उद्देशिका के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था कि यह प्रस्तावना या उद्देशिका जो है कब अपनाया गया, कब आया, इसके बारे में मैं फिर ब्रीफ से एक बता दे रहा हूँ कि प्रस्तावना या जो उद्देशिका है, हम लोगों ने कल चर्चा भी किया था कि उद्देशिका संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया, जिसको संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया, अपना लिया। तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा प्रियम्बल का यानी प्रस्तावना को अपना लिया गया। ये कल हम लोगों ने देखा था। इसमें प्रस्तावना संबंधी जो प्रश्न है उससे हम लोग डिस्कशन करने से पहले प्रस्तावना के बारे में हम लोग पूर्णतः जान लें कि प्रस्तावना है क्या संविधान में। तो देखिए, जो प्रस्तावना है, भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है या जो उद्देशिका है, यह तो पहले यह उद्देशिका की जो भाषा ली गई है, कल हम लोगों ने देखा भी था कि भाषा कहाँ से ली गई है, इसमें ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है इसमें भाषा। उद्देशिका ली कहाँ से गई है? तो ली गई है अमेरिका के संविधान से। अब रही बात कि उद्देशिका में क्या है, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, तो उस पर हम लोग पहले चर्चा करें। तो उद्देशिका से संबंधित जो प्रश्न है वह अब तक आयोग ने कैसे पूछा होगा, कैसे ट्रेंड है उसका, उस पे जाने से पहले हम लोग पहले प्रस्तावना या उद्देशिका के बारे में जानते हैं है क्या। तो प्रस्तावना में क्या लिखा गया है? हम भारत के लोग, मतलब वी द पीपुल ऑफ इंडिया। इसका मतलब एक चीज़ तो कन्फर्म हो गया कि भारतीय संविधान में भारत के कितने नाम वर्णित हैं? 2, एक इंडिया और एक भारत। तो ये 2 नाम भारतीय संविधान में, प्रस्तावना में भी है, और आप जब अनुसूची 1 पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि भारत और इंडिया है, और आप अनुच्छेद 1 पढ़ेंगे उसमें भी आप देखेंगे कि भारत का 2 नाम है, इंडिया और भारत। तो प्रस्तावना में पहला तो चीज़ ये निकला कि भारत के लोग, कौन भारत के लोग? तो भारत या इंडिया 2 नाम है। दूसरा, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका जो है सीक्वेंस पूछता है, ज़्यादातर इसका सीक्वेंस पूछता है कि आपको परीक्षा में सीक्वेंस पूछ देगा कि
प्रस्तावना में सीक्वेंस इसका क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। तो इसका सीक्वेंस पहले ऐसे कर देगा कि आपको समाजवादी पहले दे देगा, बाद में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देगा। तो ऐसे दे सकता है क्वेश्चन। हालांकि इसको आप शॉर्ट टिक से ऐसे याद रख सकते हैं, SSPL, ये आपका सीक्वेंस हो जाएगा। SSPL के तहत आप याद कर सकते हैं। अब SSPL कैसे? तो SSPL, तो आप देख सकते हैं SSPL का मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। ये सीक्वेंस है आपका। क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, लोकतंत्र, और ये इसका क्या होगा? P का। तो P का मतलब हो गया आपका पंथ निरपेक्ष, और L का मतलब लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो SSPL ये सीक्वेंस आपसे पूछ सकता है। लेकिन इसमें भी अगर अंदर जाएं हम, तो ये जो समाजवादी शब्द है और ये पंथ निरपेक्ष शब्द है, ये दो शब्द मूल संविधान में नहीं थे। कौन कौन? समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये दो शब्द मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे। इसका मतलब ये हुआ कि इसको संशोधित करके जोड़ा गया होगा संविधान में, तो इसका संशोधन करके जोड़ा गया। आगे हम लोग अभी इस पे चर्चा करेंगे कैसे जुड़ा। उसके बाद से समस्त नागरिकों को क्या है? समाजवादी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो न्याय पूछा जाए कि कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है, तो कितने प्रकार का न्याय का वर्णन है? 3 प्रकार का। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो 3 तरह की न्याय, यानी हमारा संविधान नागरिकों को कितने प्रकार का न्याय प्रदान करता है? तो 3 प्रकार का करता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक वैसे ही हमारा संविधान कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रोवाइड करता है नागरिकों को? तो स्वतंत्रता कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। कौन कौन से? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये 5 स्वतंत्रताएं हमारे उद्देशिका में दी गई हैं संविधान की, अर्थात 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमारा संविधान जो है नागरिकों को प्रदान करता है। कौन कौन सा? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यानी विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की आज़ादी, विश्वास का, धर्म का और उपासना का। यह सभी जो है, ये जो स्वतंत्रता आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे होंगे, जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार, तो उसमें आप देखेंगे अनुच्छेद 12 से लेकर और 35 के बीच, उसमें से आप देखेंगे आर्टिकल 19 में और आर्टिकल 25 में, 26, 27, 28, 29, 30, यहाँ ये बातें लिखी गई हैं। कौन कौन? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ऐसे सीक्वेंस में भी पूछ सकता है कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की प्रदान की गई है? 5 प्रकार की। तो सीक्वेंस क्या होगा? पहले विचार की, दूसरा अभिव्यक्ति की, तीसरा विश्वास, चौथा धर्म, 5वां उपासना। तो ये पूछ सकता है कि भारतीय संविधान के उद्देशिका में या प्रस्तावना में जो स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है उसका क्रम क्या है? तो उसका क्रम क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये तो हो गई आपकी स्वतंत्रता की बात। अब आगे हमारा संविधान यहाँ उद्देशिका में समता की भी वर्णन की गई है, समता, समानता। और यह आप देख सकते हैं जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो आर्टिकल 14 जब पढ़ेंगे, खासकर 14 से लेकर और 18 तक किसका वर्णन किया गया है? समानता का। तो समानता का वर्णन आपको देखने को मिलेगा अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी हमारे देश के नागरिकों को जो संविधान या हमारे देश की जो उद्देशिका है, कितने प्रकार की समता या समानता प्रदान की गई है? 2 प्रकार की। कौन कौन? एक प्रतिष्ठा की और एक अवसर की, यानी प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान की गई है, समता प्रदान की गई है। इसके बाद क्या है? उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। ये जो शब्द है अखंडता, यह अखंडता शब्द बाद में जोड़े गए, यानी मूल संविधान में अखंडता शब्द नहीं था।
उसके बाद से जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और इसी दिन उस उद्देशिका पर सभी सदस्यों का हस्ताक्षर भी हो गया था। और इसी दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को क्या किया, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। तो पूछा जा सकता है कि किस दिन संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है। और वैसे अगर संवत में पूछा जाए तो संवत में 2006 विक्रमी, मार्गशीर्ष शुक्ल और सप्तमी में। तो ये हो गया सिंपल क्वेश्चंस जो आपसे पूछ सकता है आयोग आपसे। इसके बाद भी इसके अंदर और सारे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, तो और सारे क्वेश्चन इसमें बनाने के लिए या तो आपको ऐसे दे सकता है, जैसे ये तो आपने देखा कि प्रस्तावना में कौन कौन से नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं, कौन कौन से अधिकार थे पहले से और कौन बाद में जुड़ गए, वो अभी हम लोग बाद में देखेंगे। तो पहला जैसे फिर से एक बार हम रिवाइज करते हैं कि हमारे संविधान की उद्देशिका में भारत का कितना नाम है, 2 है। हमारे देश का कितना नाम है, 2 है, भारत और इंडिया। फिर इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इसकी पहले बात की गई है। यानी पहले बात की गई है SSPL की, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात की गई है। उसके बाद न्याय की बात की गई है, कितने प्रकार की न्याय, 3 प्रकार की न्याय। उसके बाद से स्वतंत्रता की बात की गई है, तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। उसके बाद से समता की बात की गई है, कितने प्रकार की समता, 2 प्रकार की समता, यानी 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। उसके बाद से राष्ट्र की एकता और अखंडता, तो ये शब्द जो पहले नहीं थे। फिर कौन कौन ऐसे शब्द थे जो मूल संविधान में उद्देशिका में नहीं थे, तो वो कौन कौन से शब्द हैं, तो वो आपके शब्द हैं, एक है समाजवादी, एक है पंथनिरपेक्ष और एक है अखंडता। ये 3 शब्द जो हैं, ये तीनों के तीनों शब्द मूल संविधान में नहीं थे। तो जब मूल संविधान में नहीं थे तो कब जोड़े गए, तो इसको उद्देशिका में जोड़ा गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। अभी ऐसा अधिनियम था, 42वां संवैधानिक संशोधन, ऐसा संशोधन था जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। बहुत सारे प्रावधान चेंज किए गए। उस समय प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। तो 42वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1976 के द्वारा संविधान के उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए। अब ये जो जितने मैं स्वतंत्रता की मैं बात किया हूँ, इसमें जो उद्देशिका में वर्णित है, जितने समता की वर्णन किया गया है इसमें, यानी ये 5 प्रकार की जो स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, इस पर रिस्ट्रिक्शन भी राज्य लगा सकता है। आधार देखिए आपके उद्देशिका में ही देखने को मिल जाएगा। राष्ट्र की एकता और अखंडता पर अगर खतरा है तो रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है राज्य। तो जब मौलिक अधिकार हम लोग पढ़ेंगे, उससे संबंधित जब प्रश्न करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे और विस्तृत से कि कैसे कैसे राज्य जो है स्वतंत्रता पर प्रतिबंध आरोपित कर सकता है। तीसरा चीज जो जानने वाली है कि ये हम तो देख लिए कि हाँ, हमारे उद्देशिका में जो 3 शब्द हैं, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। अब प्रश्न ये आता है कि क्या संविधान की उद्देशिका में संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब प्रश्न ये है कि संविधान की जो उद्देशिका है या प्रस्तावना है, उसमें संशोधन, अमेंडमेंट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो और अगर किया भी जा सकता है तो वह संवैधानिक संशोधन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। अब ये 2 प्रश्न, तो 2 प्रश्न यहाँ से उत्पन्न होते हैं। क्या अगर 3 शब्द ये जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, तो जोड़े गए तो उसके लिए संवैधानिक संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी या सामान्य संशोधन से जुड़े। दूसरा चीज कि क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, अगर हो सकता है तो इसका बैकग्राउंड क्या है। तो इसको जानने के लिए हम लोग देखेंगे, इसके लिए मामला गया पहले बेरूबाड़ी केस
जो था सर्वोच्च न्यायालय में, इसमें 1960 का मामला है, 1960 का। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को यानी संविधान की उद्देशिका को संविधान का भाग या हिस्सा या पार्ट, जो भी आप कह सकते हैं, यह नहीं माना। तो बेरुवाड़ी केस जो आया था 1960 में सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसमें साफ साफ सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि प्रस्तावना उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। इसलिए चूंकि यह संविधान का भाग नहीं है, तो इसमें किसमें, प्रस्तावना या उद्देशिका में अमेंडमेंट यानी संशोधन नहीं किया जा सकता है, संशोधन नहीं किया जा सकता है। ये किस मामले में बताया सर्वोच्च न्यायालय ने? सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में यह फैसला सुनाया? बेरुवाड़ी केस में 1960 में। लेकिन यह मामला यहीं तक सीमित नहीं रहा, यह मामला आगे पहुंचा है। मैं संक्षिप्त में बताऊंगा यह मामला कहां तक गया। यह मामला पहुंचा 1973 में, जो अब तक की सबसे बड़ी बेंच जिसकी सुनवाई कर रही थी, 13 जजों की बेंच, 13 जजों की बेंच सुनवाई कर रही थी। कौन सा केस था? तो वह केस था कौन सा? केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अब यह जब केस आता है सर्वोच्च न्यायालय के सामने, तो सर्वोच्च न्यायालय यानी न्यायपालिका यू टर्न लेती है, और यू टर्न लेके बताती है, जब संविधान सभा के चर्चाओं को देखा जाता है, तो देखा जाता है कि इस पर भी, उद्देशिका पर भी, इस पर भी चर्चा किया गया, इसको भी अपनाया गया। तब इस केस में, केशवानंद भारती केस में, सर्वोच्च न्यायालय मानता है कि हाँ, जो प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, वो संविधान का भाग है। यानी अब क्लियर हो गया कि हाँ, जो प्रस्तावना है वो क्या है? संविधान का भाग है। यानी है क्या प्रस्तावना? तो संविधान की कुंजी है, द की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? द की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो मामला आ गया केशवानंद भारती में कि सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि हाँ, संविधान का ये भाग है उद्देशिका, और इसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन अब बात आती है कि संशोधन अगर किया भी जा सकता है, तो वह संशोधन कैसा होगा? वह संवैधानिक संशोधन होगा या सामान्य संशोधन होगा? तो इससे पहले हम लोग थोड़ा सा संक्षिप्त में देखेंगे कि संवैधानिक संशोधन क्या होता है और सामान्य संशोधन क्या होता है, यानी सामान्य संशोधन किसे कहते हैं और संवैधानिक संशोधन किसे कहते हैं। संक्षिप्त में हम लोग देखें उसको। तो संवैधानिक संशोधन उसे कहते हैं जो अनुच्छेद 368 भाग 20 के तहत होता है, उसे संवैधानिक संशोधन कहा जाता है। और ऐसा संशोधन जो सामान्य बहुमत से पारित होता है, जिसके लिए आर्टिकल 368 भाग 20 की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे सामान्य संशोधन कहा जाता है। तो संशोधन संविधान में दो तरह से होता है, अमेंडमेंट। एक कैसे होता है? सामान्य बहुमत, यानी सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी से होता है। तो सिंपल मेजॉरिटी से क्या, जितने सदन में सदस्य हैं, जैसे मान लीजिए कि यह है आपका राज्यसभा और यह है आपका लोकसभा। तो लोकसभा में टोटल स्ट्रेंथ नंबर ऑफ जो सदस्य आए हैं, बैठे हुए हैं, उनकी संख्या मान लीजिए 300 है। सपोज दैट 300 में 50-50 कितना हुआ? 150 मैंने उपस्थित जो है उनकी बात की जा रही है। ऐसे तो 552 है, 550 यानी वर्तमान में 545।
तो 50-50 कितना, 150। अब इसमें से 151 से अगर पारित हो जाता है तो सिंपल मेजोरिटी से पारित समझा जाता है। तो होता है साधारण, दोनों में पारित होगा, निचली सदन में भी ऊपरी सदन में भी, यानी लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। और तब राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उस पर एसेट दे देते हैं, सहमति दे देते हैं, तो वह अमेंडमेंट हो जाता है। ये तो हुआ आपका सामान्य बहुमत से। दूसरा होता है संशोधन, भाग 20 आर्टिकल 368 के तहत, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहा जाता है, यानी जिसको संवैधानिक संशोधन कहा जाता है। देखिए, आपको एग्जामिनर इसी में घुमा देगा, आपको बोलेगा संशोधन हो सकता है, संविधान में संशोधन हो सकता है, तो ये वाला बात हो गया। लेकिन संवैधानिक संशोधन हो सकता है, इसका मतलब ये आर्टिकल 368, अनुच्छेद 368। इसका मतलब क्या हुआ कि भाग 20 368 में जो संवैधानिक संशोधन होता है वो कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक तो विशेष बहुमत। अब विशेष बहुमत मतलब क्या, दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों में 2/3 बहुमत से अगर पारित हो जाता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, और तब प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट को संवैधानिक संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करना ही होता है। 24वां संवैधानिक संशोधन 1971 के द्वारा, यानी वह ना तो पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं और न ही मना कर सकते हैं सहमति देने से, यानी उनको उस पर सहमति देनी ही होती है, तो जाके ये क्या हो जाता है, अमेंडमेंट हो जाता है। तो ये तो एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट ये हो गया कि केवल विशेष बहुमत नहीं, विशेष बहुमत के साथ साथ जितने भारत में स्टेट हैं उसमें से 50% प्लस स्टेट अगर समान सिंपल मेजोरिटी से वहाँ के विधानमंडल, तो वहाँ की विधानमंडल या तो विधानसभा विधान परिषद से मिलकर बनी होगी, और नहीं तो ऐसे राज्य होंगे जहाँ विधान परिषद नहीं होगी, वहाँ विधानसभा से मिलकर बनी होगी। वहाँ से 50% सिंपल मेजोरिटी से अगर पास होकर आ जाता है आधे से अधिक राज्यों से, तो जाके राष्ट्रपति के पास जाता है, फिर राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करते हैं, सहमति देते हैं, तो फिर वह संशोधन माना जाता है, संशोधन हो जाता है। फिर हम चलते हैं अपने जो मेन टॉपिक पर। हम लोग बात कर रहे थे प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना में तो केशवानंद भारती की इसमें बोल दिया है कि हाँ संशोधन हो सकता है। क्यों संशोधन हो सकता है, क्योंकि यह संविधान का भाग है, पार्ट है। वही बेरुवाड़ी में बोल दिया गया था कि नहीं हो सकता है। लेकिन अगर संशोधन हो सकता है तो आखिर किस तहत होगा, सिंपल मेजोरिटी के तहत या यह आर्टिकल 368 के तहत, किसके तहत होगा, यानी संवैधानिक संशोधन उसको माना जाएगा कि संविधान में संशोधन माना जाएगा, यानी सामान्य बहुमत द्वारा संशोधन माना जाएगा। तो इसमें इसी केशवानंद भारती में न्यायालय ने बताया कि प्रस्तावना में संशोधन तो किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है, और यह अमेंडमेंट साधारण बहुमत से होगा, न कि 368 से। यानी जो प्रस्तावना में संशोधन किया जाएगा, जो संविधान के उद्देशिका में संशोधन किया जाएगा, वह भाग 20 आर्टिकल 368 के तहत जो संवैधानिक संशोधन होता है उसके तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, यानी उसके तहत संशोधन नहीं किया जा सकता है। यानी सिंपल सी बात है कि इसके लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता नहीं है। सिंपल मेजोरिटी 50% प्लस 1 से इसको आसानी से पास करके और तो इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। लेकिन हमारे प्रस्तावना में अभी तक कितने बार हमारे संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हो चुके हैं, तो मात्र एक बार, वो भी कौन सा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ है। तो अब हमको पूरा जानकारी प्राप्त हो गया कि 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जो उद्देशिका में या प्रस्तावना में जो संशोधन किए गए वह संशोधन कैसा होगा, संवैधानिक संशोधन नहीं होगा, अर्थात आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं होगा, यानी सिंपल मेजोरिटी से हुआ होगा। पहली बात तो ये हो गया। तो 42वां संवैधानिक संशोधन द्वारा जो संशोधन हुआ है तो उसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं, फिर मैं बता दूं। समाजवाद पहला शब्द, दूसरा शब्द पंथ निरपेक्ष, और तीसरा
अखंडता, ये 3 शब्द इसमें ऐड किए गए हैं, जोड़े गए हैं। तो इस तरह से हमारा प्रस्तावना कवर हो गया संविधान का। अब इससे जितने प्रश्न बनते होंगे उस पर हम लोग पहले चर्चा कर लेंगे, फिर आगे हम लोग अगले टॉपिक पर तब चर्चा करेंगे। यह टॉपिक आपको अच्छे से अब लगभग जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, खासकर यूपी पीसीएस या बीपीएससी में भी या वनडे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, वो आपको कवर हो जाएगा। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है प्रस्तावना से संबंधित। तो आप बस अब एमसीक्यू करें। आपका काम क्या है कि पहले तो मैं कल भी बताया था कि सिलेबस देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पीवाईक्यू देखिए क्या ट्रेंड रहा है, उसके बाद से आप तैयार कर लीजिए पूरे सिलेबस को। तैयार करने के बाद एमसीक्यू हल कीजिए, क्योंकि आपका पीवाईक्यू भी कवर हो गया। और खासकर हमारे सेशन को अगर देख रहे हैं आप, तो आपका पीवाईक्यू नहीं बल्कि साथ साथ आपका सिलेबस भी कवर हो रहा है। तो अगर इसको देख लेते हैं, उसके बाद से आप एमसीक्यू लगाते हैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की या हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट की, अगर आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं, उसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन फंस जाता है तो उसमें क्या करेंगे आप, उसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, जब उसका सॉल्यूशन दिया जाता है उसको सॉल्यूशन का देखेंगे। अगर इससे एक्स्ट्रा कुछ है तो उसमें आप क्या कर लेते हैं, आपके नोटबुक में कुछ ऐड कर लेते हैं, अपने नोट में कुछ ऐड कर लेते हैं। बस यही तो तैयारी के सिंपल यही तरीका है। तो चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। चूँकि हम लोगों का जो क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना से है, तो पहले हम लोग प्रस्तावना वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग अगला टॉपिक पे देखेंगे। तो प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न जो है आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे पहला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? आपका पहला ऑप्शन है एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, दूसरा है एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, तीसरा ऑप्शन है एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये है आपका प्रश्न, और आपका कौन सा ऑप्शन इस तरह से सही होगा? तो मैं पहले ही बताया कि देशिका में क्या लिखा था, SSPL, मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य, इसका किया गया है। तो इस तरह से आपका आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन, लौकिक सार्वभौमिकता। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। अब संविधान की प्रस्तावना कहाँ से आरंभ होती है? हम लोग शुरुआत में ही हम लोग पढ़े हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, हम भारत के लोग, चौथा। यहाँ से शुरू होता है हमारा संविधान में प्रस्तावना, यानी भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ कैसे होती है, हम भारत के लोग, यहाँ से होती है। जनता के लोकतंत्र के शब्दों में, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जनता के जनतंत्र, बिल्कुल नहीं। प्रजातांत्रिक भारत के शब्दों से नहीं। तो कहाँ शुरू होती है, हम भारत के लोग से। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ शुरू होती है, हम भारत के लोग। अब इस पर मैं विस्तृत चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आपको इस सेशन को शुरू होने से पहले मैंने बता दिया पूरा प्रस्तावना से संबंधित, और उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इसलिए आगे देखिए, आपको सजाना है। ये प्रश्न दिए हुए हैं, ये सब प्रस्तावना के प्रश्न हैं। निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। कौन कौन से शब्द हैं? समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। तो कह रहा है कि सही शब्दों को विचारानुसार क्रम कीजिए। जैसे पहला है CADB, दूसरा है CDAB, तीसरा CDBA और चौथा DACB। बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा? अभी हम लोगों ने प्रस्तावना पढ़ा है ना, कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए SSPL मैंने बताया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी सार्वभौमिक है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब सार्वभौमिक, यानी पहले तो C आएगा। तो पहले C आएगा, इसका मतलब चौथा ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि D है पहले, तो पहले C आएगा। चलिए पहले C लिख लिया। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बाद क्या आएगा? समाजवाद। समाजवाद कहाँ है? A। इसका मतलब C के बाद आएगा क्या आपका? A आएगा। तो C के बाद A कहाँ है? तो इसमें C के बाद A बिल्कुल नहीं है, इसमें C के बाद A नहीं है, इसमें C के बाद A है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन
यही सही होगा। आगे भी हम लोग और देख सकते हैं। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष क्या है, कहाँ पे है, यहाँ पे, यानी डी हो गया। और लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक क्या हो गया, बी, तो बी हो गया, यानी CADB। तो CADB हमारा इस तरह से पहला ऑप्शन जो है क्या है, सटीक बैठता है। तो ये हम लोगों ने चर्चा कर ही लिया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था। अभी हम लोगों ने चर्चा किया है, बताइए तो इस प्रश्न को बताएं। अभी हम लोगों ने इस प्रश्न पर डिस्कशन किया है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था। यानी जब संविधान बना था या संविधान को जब अंगीकृत किया गया था उस समय वह हिस्सा नहीं था, बाद में जोड़ा गया था। बताए तो पहला ऑप्शन स्वतंत्रता समानता किया जाता था, यह तो बिल्कुल पहले से था। कितने प्रकार की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की। कितने प्रकार की समता, 2 प्रकार की। प्रतिष्ठा और अवसर की हम लोगों ने देखा ही है। धर्मनिरपेक्ष और प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्ष तो ठीक है लेकिन प्रजातंत्र तो पहले से था ही, इसलिए यह भी ऑप्शन गलत है, यह भी ऑप्शन गलत हो गया। सी ऑप्शन समाजवाद और समानता, समानता तो पहले से ही था, ये भी नहीं होगा। समानता कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। कौन कौन, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दिया गया है। स्वतंत्रता 5 प्रकार की दिया ही गया है। समाजवाद तो जोड़ा गया और धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया। और इसके साथ क्या जोड़ा गया, एक अखंडता, अखंडता जोड़ा गया। कब, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। तो हम लोग अभी विस्तृत चर्चा किए हैं इस पे, आगे चलते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं प्रस्तावना में मूलतः भारत को एक सार्वभौम समाजवादी, ऐसे ये पहले हम लोग देखे हैं स्वर्ण सिंह समिति कमेटी की सिफारिश के आधार पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। तो ये 3 शब्द जुड़े गए। कितने शब्द, 3 शब्द, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये हम लोगों ने देखा ही है। आगे है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। बताइए फटाक से बताइए, इसको तो आप बता सकते हैं। क्या 74वां द्वारा जोड़ा गया, बिल्कुल नहीं। क्या 46वां द्वारा, बिल्कुल नहीं। क्या 44वां द्वारा, बिल्कुल नहीं। कौन सा होगा, 42वां। क्यों, क्योंकि भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ है, वो भी कब, 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा। और उसी के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए। कौन से, समाजवादी, आगे पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा अखंडता। तो ये आप देख सकते हैं, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। आगे अगला क्वेश्चन है, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल जो है उसमें किस संशोधन द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। तो आप बता सकते हैं, फटाक से बता सकते हैं। इसका आंसर तो दे सकते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं अभी। 39वां, बिल्कुल नहीं। 40वां, बिल्कुल नहीं। 44वां, बिल्कुल नहीं। 42वां के द्वारा। ये 44वां के द्वारा थोड़ा सा मैं बता दूं, ये 1978 में आया था, मोरारजी देसाई की सरकार में। उस समय मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, जनता पार्टी की सरकार थी, यानी गैर कांग्रेसी सरकार पहली बार भारत में। तो पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी 1977 में। उसने ही लाया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर तो 42वां से है, ये हम लोग देख चुके हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित कौन करता है। अभी तो मौलिक अधिकार हम लोग पढ़ेंगे, आगे मैं पढ़ाऊंगा इसमें अगले। तो इस ये तो है नहीं। 9वीं अनुसूची बिल्कुल नहीं है। मौलिक कर्तव्य बिल्कुल नहीं है। ए ऑप्शन बिल्कुल नहीं, इसका मतलब ए ऑप्शन संविधान की प्रस्तावना में। और ये जोड़ा कब गया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो आप देख सकते हैं। अब कहा जा सकता है, अगला क्वेश्चन है जैसे, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। बताइए तो, बताएं किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। तो ऑप्शन है पहला आपका मौलिक अधिकार का अध्याय, अभी तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। खैर मौलिक अधिकार तो आत्मा नहीं। हाँ, अगर ऐसे थोड़ा सा डीप में जाया जाए तो आर्टिकल
32, अनुच्छेद 32, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? संविधान की सोल, संविधान की आत्मा। अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो डीपीएसपी का अध्याय बिल्कुल ही नहीं, आयरलैंड के संविधान से लिया गया था, हम लोग कल देखे थे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वही है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार यही है, आर्टिकल 32 है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? संविधान की प्रस्तावना या संविधान की उद्देशिका। ठीक है, अगला प्रश्न तो देख सकते हैं आप, ये हम लोग पहले चर्चा कर ही चुके हैं। तो ये था आज हम लोगों का एक टॉपिक क्लियर हुआ, उद्देशिका, संविधान की प्रस्तावना। इस पे जितने भी प्रश्न बनते हैं और जो भी टॉपिक होता है उसको मैंने पूर्ण रूप से कवर कर लिया, और बीपीएससी के द्वारा जो पूछा गया है वो तो आपके सामने है, आप लोगों ने देखा ही। बाकी जो भी परीक्षाएं होती हैं, खासकर यूपीपीसीएस में भी या वनडे एग्जाम्स में भी, उसमें भी आप देख सकते हैं जितना मैंने वो डिस्क्रिप्टिव से बताया है उससे बाहर नहीं जाएगा। तो बिल्कुल ये हमारा सीरीज आगे चलता रहेगा। तो जैसे आज उद्देशिका समाप्त हुआ है, अगले वीडियो में हम लोग अनुसूचियों के बारे में देखेंगे, शेड्यूल के बारे में। तो अनुसूचियाँ से कैसे कैसे अनुसूचियों से प्रश्न बन सकते हैं, कौन कौन से प्रश्न अभी तक बीपीएससी ने पूछा हुआ है। तो पहले जैसे हमारा पढ़ाने का जो क्रम रहा है वैसे ही रहा है कि हम पहले उस चीज़ों को बता देते हैं, उसके बाद से प्रश्न पर चलते हैं ताकि और आसान हो जाए, जल्दी से समाप्त हो जाए। तो वैसे ही चलेगा, जैसे मैं पहला पूरा अनुसूचियों के बारे में बताऊंगा और फिर उसके बारे में जितना भी प्रश्न पूछे गए हैं बीपीएससी के द्वारा उस प्रश्नों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो आशा करते हैं आपको मतलब बिल्कुल आपके परीक्षा में सहयोग ये करेगा वीडियो और ये लेक्चर, और आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा हौसला और बढ़े और अच्छे तरह से आपको और डिस्क्रिप्टिव तरह से उसको समझाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।